नमस्कार दोस्तों, मैं हूं योगेश राणा। नीतीश कुमार ने बिहार में भाजपा को सत्ता से बाहर क्या किया, देश का पूरा मीडिया और राजनीतिक पंडित नीतीश कुमार को लेकर बहुत बड़े बड़े सपने देखने लगे हैं। लेकिन सवाल यह है, क्या इन सपनों को पूरा विपक्ष मिलकर भी साकार कर सकता है? और सवाल तो यह भी है कि क्या पूरा विपक्ष नीतीश कुमार की छतरी के नीचे आ सकता है? मैं तो यह कहता हूं कि क्या बिहार में ही नीतीश कुमार की छतरी के नीचे पूरा विपक्ष आ सकता है? यह जो सरकार बनी है, यह सरकार क्या 2025 तक का समय पकड़ सकती है? 2025 विधानसभा चुनाव तक चल सकती है? यह भी एक सवाल है, क्योंकि सरकार में हिस्सेदारी एक अलग बात होती है और चुनाव में गठबंधन एक अलग बात होती है। इसीलिए कई बार जो चुनाव के पहले साथ नहीं आते हैं, लड़ते हुए दिखते हैं, वो चुनाव के बाद में गठबंधन करते हैं, अपने फायदे के लिए हाथ मिलाते हैं और सरकार बनाते हैं। यह राजनीति का एक सच है। लेकिन इसके बाद भी आइए कुछ बिंदुओं पर गौर कर लेते हैं जो राजनीतिक पंडित कह रहे हैं और जो मीडिया में रिपोर्ट चल रही है। पहली बात, सबसे बड़ा सवाल तो यह बन गया है कि क्या 2024 के लोकसभा चुनाव में नीतीश कुमार को विपक्ष साझा प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार बना सकता है? यह सवाल मेरा नहीं है, यह सवाल 2 दिन से मीडिया में खूब चल रहा है। बिहार हमारा, अब दिल्ली की बारी, इस तरह की बातें की जा रही है। अब मान लो इस दिशा में विपक्ष में कुछ कदम चलने की सहमति बन भी जाए तो भी राहुल गांधी, ममता बनर्जी, केसीआर और अरविंद केजरीवाल का क्या होगा? उनकी राजनीति का क्या होगा? उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को क्या होगा? चलो एक बार ममता बनर्जी को लेकर मान भी लिया जाए कि वो हामी भर देगी, क्योंकि उनकी राजनीति एक प्रदेश तक सीमित है। राहुल गांधी का क्या होगा? पूरी कांग्रेस जो देश भर में इतनी धमाचौकड़ी मचाए हुए है, 2 अक्टूबर से भारत जोड़ो यात्रा शुरू करने वाले हैं, वो नीतीश कुमार के लिए नहीं, राहुल गांधी के लिए सड़क पर है। यह एक बात है। वो अलग बात है कि नीतीश कुमार, ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल 24 घंटे की राजनीति करते हैं और राहुल गांधी अवसर और मौकों की तलाश में ही रहते हैं और उसी की राजनीति करते हैं। चुनाव के पहले राजनीति करते हैं, चुनाव के दौरान राजनीति करते हैं, वो केवल कुछ काल की राजनीति करते हैं। इसके बाद भी बड़ा सवाल यह है कि कांग्रेस राहुल गांधी को पीछे कर नीतीश का नाम आगे कैसे बढ़ाएगी? किसी भी समय चुनाव के पहले या फिर चुनाव के बाद में। और दूसरी बात, अरविंद केजरीवाल को बाकी लोगों के साथ विपक्ष का हिस्सा मानना कितना सही है? यह एक बड़ा सवाल है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल की राजनीति अलग है, राजनीतिक दिशा अलग है, राजनीतिक मुद्दे अलग है, राजनीति करने का तरीका अलग है, उसकी राह अलग है। और अरविंद केजरीवाल की महत्वाकांक्षाएं भी किसी से छिपी हुई नहीं है। इस बारे में भी विचार किया जाना जरूरी है। आप एक बात पर गौर कीजिए, बिहार में हुए बदलाव को लेकर प्रशांत किशोर ने एक बात कही है। वो कहते हैं तेजस्वी यादव बिहार में सबसे बड़ी पार्टी के नेता है और संभवतः वे इस नए गठन को चलाने में अहम भूमिका निभाएंगे। जनता देख सकेगी कि वह इस नई सरकार में कैसे काम करता है। इसी के साथ वो एक और बात कहते हैं। उनका कहना है कि मेरा मानना है कि बिहार में नवीनतम राजनीतिक घटनाक्रम राज्य के लिए विशिष्ट है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि यह देश में राष्ट्रीय स्तर पर एक वैकल्पिक विपक्ष बनाने के लिए विचार से किया गया है। इस पर गौर करने की जरूरत है। यह नीतीश कुमार की अपनी राजनीतिक विफलताओं से उपजा हुआ परिणाम है जो बिहार में दिख रहा है। मैं इस बदलाव को भाजपा और नीतीश कुमार दोनों के लिए बिहार में एक बुरा दौर मानता हूं। यह केवल तेजस्वी यादव के लिए एक अच्छा दौर कहा जा सकता है, लालू यादव के कुनबे के लिए एक अच्छा दौर कहा जा सकता है। यह देखना जरूरी होगा कि यह सरकार कितने दिन चलेगी, और मान लो चल भी जाएगी तो यह भी समझना जरूरी होगा कि नीतीश कुमार इसको चलाने में कितने कंप्रोमाइज करते हुए दिखेंगे। और आप यह याद क्यों नहीं करते हैं कि 2013 के बाद से बिहार में सरकार बनाने का यह 6ठा प्रयास है, और बार बार यह राजनीतिक अस्थिरता नीतीश कुमार की अपनी छवि को बचाने और अपनी राजनीतिक वजूद को जिंदा रखने की कवायद से ही उपजी है। यानी वो बिहार में ही कभी स्थिर नहीं हो पाए हैं। देश में विपक्ष को तो कैसे स्थिर स्थिति में ला पाएंगे, यह एक बड़ा सवाल है। हाँ, एक सच यह है कि भाजपा को यह बड़ी चोट है, लेकिन विपक्ष इस घटना से कैसे एकजुट हो पाएगा और कैसे संपूर्ण विपक्ष नीतीश कुमार को देश के सबसे बड़े राजनीतिक पद तक पहुंचाने के लिए जुटेगा, सबसे बड़े राजनीतिक पद के लिए कबूल करेगा, यह ना समझ में आने वाली बात है।
एक बात पर और गौर करने की जरूरत है। मान लो 2024 के चुनाव के पहले विपक्ष में कुछ बड़े राजनीतिक समझौते हो भी जाते हैं, जो कि बहुत संभव नहीं है। यह इसलिए संभव नहीं है क्योंकि आज विपक्ष में एक भी ऐसा नेता नहीं है जो सबको एकजुट कर सके, एक छतरी के नीचे आ सके, जिसकी बात पर सभी एक आवाज में हामी भर सके। ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल की राह एकदम जुदा है और इनको साथ लाए बगैर बात बनती नहीं है। नीतीश कुमार बिहार के बाहर जीरो है, बंगाल में ममता बनर्जी है लेकिन वहां के बाहर वो जीरो है, जबकि अरविंद केजरीवाल की दिल्ली में सरकार है, पंजाब में हाल ही में सरकार बनाई है, गुजरात में उन्होंने अच्छा माहौल बनाया हुआ है, हरियाणा और हिमाचल में भी लड़ने पर तत्पर है। इस तरह से नीतीश कुमार को लेकर जो कहा जा रहा है कि वो केवल एक सपने देखने जैसी स्थिति है, ये मैं मानता हूं मौजूदा समय में। बाकी राजनीति में कब क्या हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता है। अंत में रही बात नीतीश कुमार के प्रधानमंत्री बनने की महत्वाकांक्षा की, तो पहले नीतीश कुमार बिहार में अपने राजनीतिक वजूद को तो बचा ले। उनका यह डर अभी भी कायम है कि भाजपा महाराष्ट्र में शिवसेना की तरह बिहार में जदयू को दो फाड़ कर सकती है, क्योंकि भाजपा अगर ऐसा नहीं कर पाई तो उसे बड़ा नुकसान होने वाला है। पिछले लोकसभा चुनाव में एनडीए ने नीतीश कुमार के साथ मिलकर जब चुनाव लड़ा तो 40 में से 39 सीटें लोकसभा की बिहार में जीती थी। अब जो मौजूदा हालात बिहार के, उनमें 39 सीटें तो जीतना संभव ही नहीं है। इसीलिए यह गौर करने वाली बात है कि भाजपा शांत तो नहीं बैठेगी, क्योंकि 2024 उसके लिए एक बड़ा टास्क है। लेकिन वो बिहार में जदयू को कितना तोड़ पाएगी और कितना तोड़ नहीं पाएगी, यह भविष्य की बात है। लेकिन यह माना जाना चाहिए कि कोई न कोई गुणा भाग कैलकुलेशन तो होनी ही होनी है। नमस्कार, आप बने रहे मेरे साथ।